गरीब बहू ने अपने ससुराल का बढ़ाया मान सम्मान। फाइनली मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। अब कल की मीटिंग के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। पापा को एक बार दिखा देती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। अरे मेरी बच्ची मेरे पास आ रही थी, लेकिन मैं तो यहीं पर आ गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरती, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। पापा आप मुझे इतना पॉजिटिव क्यों समझते हैं? हो सकता है मैं भी गलती कर सकती हूँ या मेरी चीज परफेक्ट ना हो। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी बच्ची इतनी काबिल है तो मैं क्यों अपनी बेटी के बारे में पॉजिटिव ना सोचूं? पापा बहुत अच्छे हो आप, हमेशा मुझे हिम्मत देते हो। तब आरती अपने पिता को गले लगा लेती है। शाम को आरती ऑफिस से निकलती है तो रोड पर एक भूखी बच्ची को देखकर उसे दया आती है और वो गाड़ी से उतरकर बच्ची को ढाबे से खाना लाकर देती है। बेटा आराम से जाना, बाय बाय। ओहो तुम्हारे पास कोई शॉल भी नहीं है, बहुत ठंड हो रही है। ये लो मेरी शॉल ले लो। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हो जो इतनी ठंड में भी दूसरों की मदद करती हो। सर्दी का कोहरा बहुत घना था और आरती वापस गाड़ी में बैठ जाती है। आरती बेटा, तुम्हें अनजान लोगों के प्रति मदद करता देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, या ये कहूँ कि मेरा आत्मसम्मान बढ़ जाता है। पापा नेक काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान ने जब हमें इतना कुछ दिया है तो ऐसी मदद करने में कैसी शर्म। मैं अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं मानती। बिल्कुल बेटा। दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पत्र लेखा चिमनी चलती है। बाप बेटी हाथ तापते हैं, खाना खाते हैं, ठंड के दिन गुजरते हैं। राजवीर को अपना एक पुराना दोस्त नरेंद्र मंदिर पर मिलता है। और बता नरेंद्र, तू कैसा है? कितने समय बाद मिला है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो अपने भतीजे के लिए पंडित जी के पास आया था ताकि उसके लिए कोई अच्छे घर की लड़की मिल जाती तो उसकी शादी हो जाती। ये देख मेरा भतीजा अच्छा है ना? अरे दिखने में तो बहुत सुंदर है। काम क्या करता है? वैसे मैं अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ मेरी बच्ची खुश रहे। अगर तू कहे तो रिश्ता तय कर देते हैं। अरे तू तो बहुत बड़ा रईस आदमी है भाई, तेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, वो इस लड़के से शादी क्यों करेगी भला? ये लोग बहुत गरीब हैं, मतलब इतने भी नहीं है, लेकिन तेरी बेटी को वो खुशी नहीं दे पाएंगे जिसके लिए वो काबिल है। तब राजवीर नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर हंसता है। नरेंद्र, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे एक अच्छा दामाद मिल जाए तो मेरी बेटी को एक अच्छा पति, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तू एक बार मुझे परिवार से मिला। हाँ अगर ऐसा है तो कल तो मुझे यहीं मिलना, मैं उनके पास तुझे ले चलूंगा। हाँ ठीक है दोस्त। अगले दिन दोनों दोस्त मंदिर पर मिलते हैं। फिर नरेंद्र राजवीर को अपने भाई के घर ले जाता है जो कि एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मामूली कपड़ों में ठंड में वो उनका स्वागत करते हैं। बीच में तसला जल रहा होता है। नमस्ते जी, मेरे बारे में नरेंद्र ने तो आपको बता ही दिया होगा। ये मेरी बेटी की तस्वीर देख लीजिए, वो बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है। जी बिल्कुल, ये मेरा बेटा है। अगर आपको मेरे बच्चे से कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। आपकी बेटी राजी तो हो जाएगी ना ऐसे ससुराल में रहने के लिए? मेरे मन में भी प्रश्न है भाई साहब, क्या आपकी बेटी ऐसे घर में रह लेगी? देखिए मेरी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी। जहाँ तक मैंने आपके बारे में चर्चा सुनी है, मैं दहेज में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा। बेटा तुम क्या काम करते हो? अंकल जी अभी मैं छोटी छोटी कंपनी में काम करता हूँ। 2 महीने में ये मेरी दूसरी नौकरी है। इस बार मैं कंपनी में अच्छे से काम करूंगा। मेहनती तो है ये लड़का, इसकी आंखों में मुझे चमक दिख रही है। ठीक है तो मुझे मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है। अंकल जी आप इतने अमीर हैं, इसके बावजूद भी आप इस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो एडजस्ट तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो। अब मुझे चलना होगा, शाम होते होते कोहरा ज्यादा हो जाता है। ऐसा कहकर राजवीर राठौर वहां से घर के लिए निकल जाता है और फिर बेटी की शादी के बारे में बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि बेटी को गरीब घर में भेज रहा है। ले आरती बेटा, लड़के की फोटो देख ले, मैंने तेरी शादी यहाँ तय कर दी है। पापा मुझे फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे लिए लड़का चुना है तो अच्छा ही होगा, मैं ऐसे ही शादी कर लूंगी। मुझे आपकी चॉइस पर भरोसा है। मेरी बच्ची मुझे कितना मानती है। मैंने इसे बताया ही नहीं कि मैं इसकी शादी एक गरीब घर में कर रहा हूँ, लेकिन जब परिवार अच्छा हो तो ये रिश्ता भी ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा। अरे आरती की माँ, आज मेरी बच्ची का फेवरेट खाना बनाना। इतने में पत्र लेखा आरती की फेवरेट डिश सैंडविच, शाही पनीर, चावल, पूड़ी, मीठे में लौकी का हलवा बनाकर खिलाती है। घर में बहुत खुशी का माहौल होता है और 2 हफ्तों में आरती की शादी संकेत से हो जाती है।
इसके बाद वो अपने छोटे से टूटे फूटे ससुराल में गृह प्रवेश करती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। ये क्या पापा ने इस घर को मेरे लिए चुना है? ये कितना छोटा घर है और ठीक से बना हुआ भी नहीं है। नौकर तो यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। मैं ऐसे घर में कैसे रहूंगी? क्या हुआ बहू? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया था कि हमारा घर छोटा है? अगर मना किया तो पापा की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, मन की ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी ने मुझे बताया था, शायद मैं ही भूल गई थी। वो बड़े घर में रहने की आदत है। मीनाक्षी बहू की आरती उतारती है। बहू चावल का कलश गिराकर घर में आती है और सास ससुर के पैर छूती है। वाह माँ, हमारी भाभी कितनी अच्छी है और संस्कारी भी, जो जाते ही पैर छू ली। हाँ तृप्ति, मेरी आरती बहुत अच्छी है। जीती रहो बहू। भाभी, इस घर में आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे कहना। वैसे तो घर छोटा है, हम आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेंगे। हाँ आरती, बस मुझे थोड़ा सा समय दे देना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से इस घर में रह लूंगी। कुछ चाहिए होगा तो कह दूंगी। यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। बेटी, तू चिंता मत कर, हम अभी आँच जला देते हैं, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। अंकित आँच जला देता है, जिससे बहू कुछ देर हाथ पैर सेक लेती है और सो जाती है। बाकी सब भी सो जाते हैं। अगले दिन बहू झाड़ू लगा रही होती है, तब पड़ोस ने, ओहो, बेचारी अमीर घर की लड़की को अब गरीब घर की बहू बनकर कितना काम करना पड़ रहा है। बहू, तुमने सोचा था कि तुम ऐसे झाड़ू लगा रही होगी अपने टूटे फूटे गरीब ससुराल के आगे? भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है ना बहू। अरे कमला, अब ऐसे बोलकर बहू के जख्म पर नमक मत छिड़क, उसे बुरा लग रहा होगा। एक बात कहूँ बहू, तुम्हें शादी से पहले अपने ससुराल वालों के बारे में पता था और पति के बारे में? दरअसल संकेत बेटा की नौकरी निरमा के साबुन के बराबर है, ज्यादा दिन नहीं चलती। नमस्ते आंटी जी, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, लेकिन मेरे पति और मेरे ससुराल वाले जैसे भी हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ। आप निश्चिंत रहिए। ये सुनकर दूर खड़े ससुराल वाले सब सुन लेते हैं। माँ भाभी कितनी अच्छी हैं। ना उन्होंने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, ना ही अपने परिवार के बारे में। मुझे लगता है मेरी बहू लाखों में एक है। कुछ ही देर में बहू नहा धोकर छोटे से मंदिर में पूजा करती है, फिर ससुराल वालों के लिए खीर बनाती है। वो माँ जी, मुझे काजू बादाम चाहिए था और खीर में दूध डालने के लिए। दूध है माँ जी? जो खीर में डालने के लिए है क्या? और दूध भी कम लग रहा है, दूध और चाहिए। नहीं बहू, काजू बादाम तो नहीं है और दूध थोड़ा सा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बिना इसके भी बना लूंगी। हम शर्मिंदा हैं बहू, तू इतने बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है और इस घर की गरीब बहू बनकर तुझे ये सब देखना पड़ रहा है। आरती, तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये मोहल्ले वाले उनकी बात मत सुना करो, ये तो हमें ऐसे ही कहते रहते हैं। एक बात कहूँ आप सबसे, हाँ मैं बड़े घर से हूँ और ऐसे मैं कभी नहीं रही। मेरे मन में आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, पापा जी और संकेत जी, आप भी सुन लीजिए, मैं अमीर गरीब नहीं मानती हूँ। मैं बहुत आराम से घर में एडजस्ट हो सकती हूँ। हमें समझने के लिए शुक्रिया आरती जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। चलिए, मेरी खीर बन गई है, आप लोग मेरे हाथ की खीर खाने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में सब बहू की बनाई खीर को चखते हैं, जो बेहद स्वादिष्ट होती है और उसकी खूब तारीफ करते हैं। थैंक यू माँ जी, पापा जी। भाभी, बिना मेवे के भी सच में बहुत टेस्टी था। ठिठुरते हुए दिन गुजरते हैं। बहू अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। फिर एक दिन पति नौकरी छूट जाने की बात बताता है, जिससे घर में कम राशन आता है और कम खाया जाता है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? सिर्फ गोभी रखी है, आलू नहीं है। ऐसा करो भाभी, आप गोभी के पराठे नहीं, वरना आपको गोभी आलू की भी सब्जी बनानी पड़ेगी और रोटी भी। हाँ भाभी, ये सही रहेगा, मैं आपके साथ गोभी घिसवा देती हूँ। हाँ बहू, ऐसा कर ले। ये सब खाली गोभी का पराठा कैसे खाएंगे? थोड़ी सी मिर्ची छौंक देती हूँ, जिससे ये लोग खा लेंगे। फिर नंद गोभी घिस देती है और आरती गोभी का मसाला तैयार करके गोभी के पराठे बना देती है और मिर्ची भी फ्राई कर देती है। वाह बहू, ये छुकी मिर्च तो बहुत अच्छी लग रही है पराठे के साथ। हाँ बहू, तुझे कैसे पता कि मिर्ची को ऐसे भूनकर भी खाया जाता है? बहुत स्वाद लग रहा है। वो माँ जी, मेरी सहेली थी ना, जब सब्जी नहीं होती थी तो अचार चटनी लाती थी या फिर भुनी मिर्च लाती थी। वाह भाभी, ठंड में आपके हाथ के गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाकर तो मजा आ गया। थैंक यू देवर जी,
मुझे खुशी है आप सबको मेरे हाथ के गोभी के पराठे और भुनी मिर्च पसंद आई। दिन गुजरते हैं, घर में अब कभी कभार नमक मिर्च से रोटी खानी पड़ती है। उस मोहल्ले वाले बड़े बेटे के घर बैठने से मजाक उड़ाते हैं और अंकित भी बहुत गुस्से वाला था। उसे कोई कुछ कहता तो जल्दी भड़क जाता था। शाम को बहू देवर के साथ जब घर में सब्जी लाती है तो पड़ोसनें बोल पड़ती हैं, क्या बात है, घर में पति बहुत दिनों से बैठा है, नौकरी नहीं लगी क्या? तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अरे आपको सब्जी देखकर पता नहीं चल रहा क्या? स्थिति घर की ठीक नहीं है। सिर्फ 2 सब्जी लाए हैं, वो भी सस्ती वाली, महंगी वाली नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा पीयूष। भाभी जी, इससे अच्छा तो आप मुझसे शादी कर लेती। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, कम से कम आपके पति जितना तो गरीब नहीं हूँ, आपको पलकों पर बिठा के रखता। पीयूष, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भैया भाभी के बारे में ऐसा बोला? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अंकित पीयूष पर हाथ उठा देता है, जिस वजह से आरती डर जाती है, पर समझदारी से अपने देवर को घर में ले आती है। अरे अंदर क्या जा रहे हैं? बाहर निकल, तुझे तो गुस्से के अलावा और मारपीट करने के अलावा कुछ नहीं आता है? बाहर आ। अंकित, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार तूने मेरे भाई पर भी हाथ उठाया था ना। बड़े बेकार लोग, ऐसे गरीब लोगों का आत्मसम्मान कैसे होगा जो इतनी मार पिटाई करने वाले लोग हैं, ऊपर से गरीब। इनकी कोई इज्जत है इस मोहल्ले में? अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए। अमीर घर की लड़की भी इनके गरीब घर में जाकर इनके जैसी ही हो गई है। फटे पुराने शॉल स्वेटर पहनती है, गुजली सी साड़ी। वही तो तृप्ति घर में बैठी है, न उसकी शादी होगी न पढ़ाई। ये गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। घर वाले अंदर बैठे ताना सुन रहे थे। अरे बस बस बस, बंद करो ये लड़ाई। इन लोगों के ताने और नहीं सुने जाते हैं। ऐसा लगता है हम गरीब क्या है, हमारा तो कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। वही तो, बाहर निकलो तो इन लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं और ये लड़का सब सुनकर मारपीट करने लगता है। इसके गुस्से का तो कुछ नहीं हो सकता। तो माँ, आपने खुद नहीं देखा कि क्या वो पीयूष कितनी बदतमीजी से बात करे जा रहा था बीच सड़क पर? मैं भैया भाभी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हाँ माँ, अंकित भैया को इस बात पर गुस्सा आया है। तो ऐसे करेगा क्या? वो लोग अभी पुलिस केस बना देते तो क्या होता? फिर तो और बदनामी होती ना, हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते। संकेत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देवर जी, आप इतना गुस्सा मत किया करो, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अरे बहू, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा गुस्सा रहता है। देवर जी, आप अपने गुस्से को सही जगह लगाओ तो देखना सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल सुबह सुबह ठंड में एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर लिया कीजिए, जिससे कि आपका गुस्सा थोड़ा कम होगा। भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा। माँ जी, पापा जी, आप तृप्ति की शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसकी अभी उम्र ही क्या है, जबकि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है। क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है? भाभी, सपने उन्हें देखने चाहिए जिनके सपने पूरे हों, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? आप देख रहे हो ना घर की हालत क्या है। सब कुछ अभी संकेत भैया के कंधों पर है और अंकित भैया भी अपने गुस्से की वजह से कहीं नहीं टिक पाते हैं। मेरी आईएएस की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तृप्ति, कुछ मुश्किल नहीं है, भगवान का भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। मेहनत करना मत छोड़ो। बहू, तू ये सब छोड़, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। 9 बज रहे हैं, ठंड वैसे ही है। इज्जत का क्या है, वो तो नीलाम हो चुकी है। लेकिन माँ जी, मैं अपने ससुराल वालों का आत्मसम्मान वापस लौटाऊंगी और ये मेरा वादा है आप सबसे। यही मोहल्ले वाले एक दिन तारीफ करेंगे हमारी। फिर आरती सास के साथ चूल्हे पर खाना बनाती है और बचे हुए गरम कोयले तसले में डाल देती है, जिससे घर में गर्माहट पैदा होती है। ये खिचड़ी कितनी पतली है भाभी। तृप्ति, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखना, तुम्हारे भैया की नौकरी जब अच्छी जगह लग जाएगी तब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आरती, तुम झूठी उम्मीदें मत दो किसी को। मैं बहुत बेकार हूँ। एक तो छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और वहाँ से भी निकल जाता हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। जब मैं आपके साथ हूँ तो झूठी उम्मीद कैसे हुई? मैंने सोच लिया है, आपके साथ एमएनसी कंपनी में काम करेंगे और इस बार आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आरती, मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ तुम अपने पिताजी की कंपनी में मेरी नौकरी लगवा सकती हो, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। संकेत जी, मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आपको अपने पिताजी के नाम का इस्तेमाल करके नौकरी पर लगवाऊंगी या उनकी कंपनी में। मुझे विश्वास है कि आप खुद अपने दम पर नौकरी पर लग जाएंगे और उसकी इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगी। आप भरोसा रखो। मेरी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू पर मुझे बहुत भरोसा है। अब तो मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा और घर भी बन जाएगा। अगले दिन आरती अपने पिता के घर से लैपटॉप मंगवा लेती है और एमएनसी कंपनी में वैकेंसी चेक करती है। पोस्ट मिल जाने पर वो संकेत को इंटरव्यू की तैयारी करवाती है
वहीं दूसरी तरफ देवर भी मेडिटेशन करता है। संकेत जी, आप स्ट्रेट बैठेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, नजर नहीं हटाएंगे और घबराना नहीं है। वैसे मैंने आपको जो लिख कर दिया था, आपको वो याद हो गया? आरती जी, आई एम संकेत. I have completed my education and I am very interested in working in a multinational company. I am a quick learner, hard worker and I have good communication skills. वेरी गुड संकेत जी, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखना, आप जरूर ये नौकरी लेकर आएंगे। भाभी, आपको पता है मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखना देवर जी, आपका गुस्सा करना भी खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन संकेत रोज इंटरव्यू के प्रैक्टिस करता है और अंकित प्लीज वो सुबह कर मेडिटेशन करता है। बाहर वाले चाहे कुछ भी बोले, एक शाम मोहल्ले में किसी की शादी होती है तो घर में कोई भी तैयार नहीं होता। अरे, आप सब तैयार क्यों नहीं हुए? हमें तो पार्टी में जाना है ना। बहू, मोहल्ले में जाकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी गरीबी का, और हमारे पास कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। हाँ भाभी। माँ जी, हमारे पास जो भी कपड़े हैं हम वही पहन कर जाएंगे, क्योंकि लोग जानबूझकर बोलते हैं। 4 लोग तो होते ही हैं बातें बनाने के लिए। बहू ठीक बोल रही है, कोई हमारा मान सम्मान करे न करे, शर्मा जी करते हैं, उनके बोलने पर हम जाएंगे। फिर सब तैयार होकर मोहल्ले की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही मोहल्ले वाले कपड़े देखकर ताने मारते हैं। ओहो, देखो जी देखो, कौन आए। अजी, गरीब परिवार वाले आए। बेशर्मी तो देखो, ऐसे ही कपड़ों में आ गए। और सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि अमीर घर की बहू भी लोगों के रंग में ढल गई। देखो बेचारी फटे पुराने कपड़े पहन कर आ गई। बहू, सब बातें बना रहे हैं, हम सब वापस चलते हैं यहाँ से। नहीं माँ जी, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कमला आंटी, संगीता आंटी और आंटी आप, क्या आप सबको ऐसा लगता है कि हमारे कपड़े किसी से मांगे हुए हैं या हमने चोरी किए हैं? नहीं बहू। तो फिर आप लोग इस तरह से क्यों बर्ताव करते हैं? अपने कमाए पैसों में हम बहुत खुश हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी से चोरी नहीं है, मांग कर नहीं। आज घर में थोड़ी सी परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं आप हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। चुगलखोर आंटियों का मुंह बंद हो जाता है और बहू की वजह से अब सब आत्मसम्मान से पार्टी एंजॉय करते हैं। 2 दिन के बाद संकेत MNC कंपनी में इंटरव्यू देकर आ जाता है और उसकी जॉब लग जाती है। यह खबर सुनते ही घर वाले खुश हो जाते हैं और आरती तिल गुड़ के लड्डू खिलाकर सबका मुंह मीठा करती है। मैं जानती थी आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, इसीलिए मैंने घर में रखे गुड़ और तिल से लड्डू बना दिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आरती, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपए है और तृप्ति की फीस 2 लाख रुपए। आप चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान मैंने ढूंढ लिया है। इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ ही, घर बैठकर कमा सकते हैं। तृप्ति, तुम IAS ऑफिसर जरूर बनोगी। माँ जी, हम घर से छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ई-कॉमर्स का। जैसे कि आपको अचार बनाना आता होगा, लोगों को अचार बेचेंगे या फिर जैम, या फिर हमें जो भी बनाना आता है वो बेचेंगे। अरे बहू, तेरी सास को अचार बनाना भी बहुत अच्छे से आता है और स्वेटर बनाना भी। तो बस यहीं से शुरुआत करनी है हमें। और वो जो भी प्रोटीन पाउडर बना के देंगी वो हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। और यहाँ से शुरू होती है सबकी असली मेहनत। गरीब बहू ने सबको जोड़ दिया था। पति अब MNC कंपनी में काम करने जा रहा था। नंद घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। देवर मेडिटेशन करता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। और सास बहू मिलकर आम का अचार तैयार करते हैं। और खाली वक्त में सास सस्ते दर पर उनके गोले लाकर स्वेटर बुनती है। 1 महीने की मेहनत से बहू लैपटॉप पर ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर घर का बनाया हुआ देसी सामान बेचती है, जिससे थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगती है। साथ में बहू घर के साथ फ्रीलांस का काम भी करती है। धीरे धीरे आने लगते हैं पैसे और नंद के फीस के पैसे जुड़ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, तृप्ति, हमने कर दिखाया। हमारी मेहनत की कमाई आ गई और तृप्ति के पैसे जुड़ गए। अब हमारी तृप्ति IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। देखना, ये मोहल्ले वाले तब हमें कितना सम्मान से देखेंगे। बहू तो हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है, जो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रही है। इतने पैसे हमने पता नहीं कब से नहीं देखे होंगे। आज के दौर में भाभी, आपकी जैसी कोई लड़की ना ऐसे घर में एडजस्ट हो सकती है, ना अपने परिवार के लिए इतना कुछ करती है जितना आप कर रही हैं। मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं बहू? माँ जी, मैं कोई पराई हूँ या गैर हूँ? अपनों को कोई शुक्रिया अदा करता है क्या? अभी तो हमें और मेहनत करनी है। तृप्ति, अब तुम ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, अब IAS बनकर ही आना। भाभी, मेरा सपना सच करने के लिए आप नहीं होती तो ये कभी नहीं हो पाता। मैं
बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूंगी। तृप्ति की फीस जमा हो जाती है। अगले दिन घर वाले दही चीनी खिलाकर तृप्ति को विदा करते हैं। अब उसकी ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहीं घर वाले भी धीरे धीरे ई कॉमर्स का बिजनेस करते रहते हैं। बहू लैपटॉप पर काम कर रही थी। माँ जी, हमें अचार के 1 किलो के 5 ऑर्डर आए हैं और आधे किलो के 8 ऑर्डर। आप इसको स्टिकर लगाकर पैक कर देना। अब हम दोनों को ही सब संभालना है। भाभी मैं हूं ना। और मैं भी हूँ बहू। घर वाले मिलकर अचार के डिब्बों की पैकिंग करवाते हैं और सास बहू को भी थोड़ी बहुत स्वेटर की बुनाई करना सिखा देती है। माँ जी देखिए, मैंने ये कर लिया। ये ठीक तो है ना? वाह मेरी टैलेंटेड बहू। इस तरह आरती धीरे धीरे एक स्वेटर कंप्लीट कर देती है। उनके मोहल्ले में जग्गू नाम का एक वसूली था जो किसी गुंडे से कम नहीं था। लोगों से पैसे ऐंठता था। एक शाम वो गली में एक मासूम औरत से पैसे वसूल रहा था। वो भी मीनाक्षी के परिवार की तरह गरीब थी। तब अंकित उसे देख लेता है। ए बढ़िया, चल भाई चल पैसे निकाल। मैं तेरा रोना धोना देखने नहीं आया। वैसे भी मैं महीने में एक बार वसूली करने आता हूँ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, समझा करो। घर में खाने को तो सामान नहीं है। मैं तुम्हें 500 रुपए कहाँ से दूंगी? मुझे नहीं पता बढ़िया, तुझको तो देना ही पड़ेगा। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई अम्मा जी से इस तरीके से बात करने की? जा रहा है यहाँ से या नहीं जा रहा है? नहीं जाऊंगा। बोल क्या कर लेगा? बोल। नहीं जाऊंगा। मारेगा? फिर से तेरा एंगल इशू तो मैं खत्म करता हूँ। देख मोहल्ले वालों, आज अंकित पिट कर जाएगा। तेरी तो जग्गू मैं तुझे। नहीं, भाभी ने कहा था गुस्सा दिमाग में नहीं रखना। मैं ये सब नहीं करूंगा। अंकित मारने ही वाला होता है कि अचानक उसे अपनी भाभी की बात याद आ जाती है और वो हाथ नीचे कर लेता है और सारे मोहल्ले वाले देख रहे होते हैं। अरे भाई, वसूली भाई से ज्यादा तो गुंडागर्दी इस अंकित में है, जो कहाँ से आत्मसम्मान होगा। पूरे परिवार की नाक तो इस अकेले नहीं कटवा रखी है। वही तो, पूरा गरीब परिवार अजीब है। क्या हुआ, ठंडा पड़ गया क्या? नहीं, मैं तुझ जैसे को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तुझे तो पुलिस बताएगी। अरे चल चल निकाल। और तुम सब पैसे निकाल कर दे रहे हो ये बताऊं? आसपास के मोहल्ले वाले लोग डर के मारे जग्गू को पैसे दे रहे होते हैं। अंकित ये सब रिकॉर्ड करके पुलिस को कॉल कर देता है। तब पुलिस जग्गू को अरेस्ट कर लेती है। क्यों रे, तूने इन मोहल्ले वालों से किस बात का पैसा वसूल करता है? चल तेरी सारी हेगड़ी में जेल में निकालता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने इसको कानून से हराया है। अब तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब से हम सुरक्षित हो गए। शुक्रिया अंकित बेटा, हमें माफ करना। हमने तुम्हें पहले बहुत कुछ बोला। देखा, गुस्से पर काबू पा लिया और इस तरह अपने मोहल्ले वालों का दिल भी जीत लिया। सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। ऐसा बोलकर अंकित अपनी भाभी के पैर छूता है। घर वाले सब अंकित पर गर्व करते हैं। अगले दिन सोसाइटी में पानी की समस्या, सफाई, सुरक्षा को लेकर मीटिंग होनी थी। पहले तो कोई सास ससुर को मीटिंग में बुलाता नहीं है, लेकिन फिर आरती बहू की वजह से सास ससुर को बुला लेते हैं और आरती अपने सास ससुर को सबसे आगे बिठाती है। कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई हमसे नहीं पूछेगा, सब अपने मन की करेंगे। हाँ बहू। माँ जी, पापा जी, मैं आपके साथ हूँ। मैंने इस पर्ची पर शिकायत और सुझाव रखा है। आपको बस सबके सामने ये पढ़कर सुनाना है। घबराइएगा नहीं, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आप दोनों की सुनेंगे। तो आप सब लोगों ने क्या सोचा है? ये जो एमडी वाले लोग हमारे साथ कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं और हमारी सुन नहीं रहे हैं, कैसे ये बात पहुंचेगी? अंकल जी, मेरे माँ जी पापा जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप उन्हें सुने। चलो आज गरीब की भी सुन लेते हैं। दोनों कांपती आवाज में बोलना शुरू करते हैं। देखिए, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन इस गली में रहने का हक हमारा भी है। अगर सब मिलकर काम करें तो हमें बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। अरे वाह, इनसे पहले किसी ने इतना सही सुझाव नहीं दिया। बात तो सही है, क्यों न समिति का जिम्मा हम आप दोनों को दे दें। आप दोनों बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मुकेश भाई और सतीश भाई साहब। मीनाक्षी बहन, मोहल्ले में हम सब लोगों ने पहले आपको जितना कुछ भी बोला उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आरती बहू बहुत अच्छी है। सो तो है, कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया उसने आपको। शुक्रिया बहू, तूने इन सब के सामने हमारा आत्मसम्मान बढ़ा दिया। ये बहू ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब तो बड़ा बेटा भी कमाता है, छोटा भी सुधर गया और तुम्हारी बेटी भी आईएएस बनने वाली है। हाँ, सो तो है। सास ससुर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तब उनके तीनों बेटा बेटी और बहू के चर्चे होते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। घर में काम करके बहू ने भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ा लिया था।
पति की सैलरी भी बढ़ गई थी। छोटा देवर भी अच्छी कंपनी में लग जाता है, जिससे अब उसका पक्का घर बन जाता है और तृप्ति भी IAS ऑफिसर बन जाती है। इसके बाद मोहल्ले वाले सब लोग उसके गले में माला चढ़ाते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं। मोहल्ले वाले ससुराल वालों को बहुत इज्जत देते हैं, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। इस परिवार के लिए जो किया है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सिर्फ तू ही कर सकती थी। माँ जी, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, वो भी अपनों को आगे करके। बस मैंने वही किया।